हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, अब तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था वो क्या किया था, चार्ज से। तो मैंने आपको बताया था चार्ज क्या है। तो मैंने कहा था सिंपल एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हमने बोला था चार्ज। दो टाइप्स के आपको चार्ज बताए गए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर उसको आगे बढ़ाया, ये बताया था कि अगर हमारा फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये कह सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हमने बच्चों क्या बोला था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर बात इतनी। फिर मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनके लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कि यानी कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हम क्या कर रहे थे, एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेटअप करते थे तब जाके उसमें क्या होते थे, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते थे। ये आपको बताया गया था। फिर हम थोड़े से आगे बढ़े, उसमें आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और पोटेंशियल क्या है। ये बताया गया था कि जो भी चार्ज है उसके सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन जिस पर आने वाले कोई दूसरे चार्जेस क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हमने बच्चों क्या बोला था, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आया पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चार्ज को अगर हम कहां से, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लेके आते थे तो उसमें जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन था उसे बच्चों हमने क्या बोला था, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि दो पॉइंट्स थे, उनके जो पोटेंशियल है उनके डिफरेंस को हमने बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बोला। इतनी बात क्लियर थी। फिर हम आगे बढ़े ओम्स पर। ओम्स लॉ क्या कहता था कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं तो जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। फिर उसके बाद हमने एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को लिखा था आर, जिसे हमने बोला था रेजिस्टेंस। इतनी बात हमने पढ़ी थी। फिर हमारा आया था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है रेसिस्टिविटी। क्लियर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेसिस्टिविटी। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके बच्चों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, एरिया के। ये मैंने आपको बताया था दो चीज, कि मैंने कहा था कि अगर जितनी बड़ी बच्चों आप लेंथ लोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और जितना मोटा वायर लोगे जितना उसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, उतना ही उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये बात बोली थी मैंने। अब इन प्रोपोर्शनलिटी ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों से अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये प्रोपोर्शनल साइन होता है। इस प्रोपोर्शनल साइन को बच्चों हम किसी कांस्टेंट से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के क्या लगा दिया, रो। क्या लगा दिया बच्चों, तो ये रो। ये जो रो है इसे बोल रहे हैं आर एच ओ, रो होता है। और ये होता क्या है बच्चों, तो ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ये क्या है, कांस्टेंट है, या इसे बच्चों ही बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। मैंने क्या बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। उस प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस कर दिया किससे, कांस्टेंट से। उस कांस्टेंट को हम बोल रहे हैं रेसिस्टिविटी। अब एक दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों देखो, रेजिस्टेंस क्या है, मैंने आपको बताया था, जो करंट फ्लो का, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या करे, अपोज करे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो क्या करता है, अपोज करता है, उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और जो रेसिस्टिविटी है बच्चों, वो रेसिस्टिविटी मेजर करती है उसकी रेसिस्टिंग पावर को। किसकी, उसकी रेसिस्टिंग पावर ऑफ द मटेरियल, कि वो कितना रेसिस्ट कर रहा है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यानी कि रेसिस्टिविटी इज मेजर द रेसिस्टिंग पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, जो यानी कि रेजिस्टेंस समझ में आ गया कितनी बात है। तो रेजिस्टेंस आपका सिंपल सा है, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जो रेसिस्टिविटी होती है वो मेजर करती है उसकी रेसिस्टिंग पावर को। क्लियर है। एक क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। रेसिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल प्रॉपर्टी। इतनी बात तो क्लियर है कि मैंने क्या बताया, रेसिस्टिविटी हमारी क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी। दूसरा, इट्स मेजर द रेसिस्टिंग पावर ऑफ मटेरियल, किसको, रेसिस्टिंग पावर ऑफ मटेरियल टू
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक है बच्चों, इतना कह सकते हैं कि रेसिस्टिंग पावर को क्या करती है, मटेरियल की मेजर करती है और एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। इतनी बात क्लियर होगी। तो मैंने क्या बताया, रेसिस्टिविटी क्या है, ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जो किसी भी सब्सटेंस की रेसिस्टिंग पावर को क्या कर रही है बच्चों, मेजर कर रही है। इतनी बात क्लियर, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है, और ये क्या है, रेसिस्टिंग पावर को मेजर कर रही है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अगर बच्चों मैं लेंथ को 1 मीटर, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लूं, लेंथ को 1 मीटर और एरिया को अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर इसमें रखें, तो हमारे पास जो रेसिस्टिविटी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, किसके इक्वल आएगी, रेजिस्टेंस के। तो हम ये कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द रोड, कह सकते हो, ऑफ द रोड ऑफ दैट सब्सटेंस which is 1 meter long and 1 square meter cross section। क्लियर है बात इतनी। तो मैंने क्या बताया, अगर हम किसी भी वायर का, किसी भी रोड को अगर हम क्या ले रहे हैं, उसकी जो लेंथ है उसे 1 मीटर और उसका जो एरिया है उसको अगर 1 मीटर स्क्वायर लें, तो न्यूमेरिकली जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, रेसिस्टिविटी के। इतनी बात क्लियर होगी। फटाफट इसको नोट करें, फिर देखते हैं कि बच्चों इसकी जो यूनिट्स है वो क्या है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, रेसिस्टिविटी की यूनिट की, चलो भाई इसे भी देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। क्लियर है बात इतनी। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम। एरिया की आपको पता है मीटर स्क्वायर, लेंथ की आपको पता है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। क्लियर है बात इतनी। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, ओम मीटर। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने आपको दो चीजें आपकी क्लियर कर दी कि रेजिस्टेंस क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोज करता है, और रेसिस्टिविटी क्या है, जो आपकी मेजर करती है रेसिस्टिंग पावर को। किसकी, रेसिस्टिंग पावर ऑफ द मटेरियल को क्या कर रही है, मेजर कर रही है। और अगर हम लेंथ 1 मीटर और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लें, तो बच्चों रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं और इसकी यूनिट ओम मीटर है। क्लियर इतनी बात। चलो भाई, अब देखो मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं कि आपके पास एक वायर है, सपोज करो ये वायर बच्चों कॉपर का है। क्लियर है। और इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो सपोज करो आपको दी हुई है कितनी, 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये आपके पास इसकी रेसिस्टिविटी है कॉपर की। अब आपसे कहा जाए इस कॉपर वायर को मैंने आधा कर दिया, हाफ कर दिया है। क्या कर दिया बच्चों, हाफ। अगर हाफ कर दिया तो इस कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी कितनी होगी। इस न्यू जो कॉपर वायर है इसकी लेंथ पहले कितनी थी, सपोज करो L थी, अब कितनी होगी बच्चों, L/2। तो आपसे पूछा जाए बताओ इसकी रेसिस्टिविटी कितनी होगी, तो बताओ। तो ध्यान रखना, रेसिस्टिविटी वायर को चाहे आधा कर दो, कितना भी कर दो, उसे कितने टुकड़े कर लो, उसकी रेसिस्टिविटी में कोई चेंज बच्चों नहीं होता। तो रेसिस्टिविटी रिमेन्स सेम, रेसिस्टिविटी रिमेन्स सेम। ठीक है बच्चों, ये नहीं बदलेगी चाहे आप वायर को कितना भी करें। अब दिमाग में आता है कि बच्चों ये रेसिस्टिविटी डिपेंड्स किस पे करती है, तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ मटेरियल। पहली बात कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर पर। अगर आप क्या करोगे, कॉपर की जगह सिल्वर लो या एल्यूमिनियम लो या कोई और भी चीज लो, तो उसकी रेसिस्टिविटी बदल जाएगी, यानी कि नेचर पर डिपेंड करती है। और जिसकी जितनी ज्यादा
ये कह सकते हो जो जितना अच्छा करंट को फ्लो कराएगा, या ये कह सकते हो जिसकी जितनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी, रेसिस्टिविटी उसकी ठीक क्या होगी, इनवर्स होगी। तो ये कह सकते हैं रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली किसके होती है, कंडक्टिविटी। किसके बच्चों, कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा, रेसिस्टिविटी उतनी कम। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब दूसरी बच्चों ये डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर। किस पर, टेम्परेचर पर। अगर हम मेटल की बात करें, जो हमारे क्या हैं, कंडक्टर हैं, अगर हम मेटल या कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी, यानी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है अगर हम उसके टेम्परेचर को क्या करें बच्चों, इंक्रीज करें। इतनी बात क्लियर है। फटाफट लिखें फिर देखते हैं कुछ आगे। अब देखो, अगर मैं कुछ मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी को कंपेयर करना चाह रहा हूं, जैसे हमारे पास कुछ कंडक्टर हैं, कंडक्टर में भी अगर देखें तो जैसे मेटल, पहली बात हो रही है किसकी, मेटल में अगर देखें तो सबसे अच्छी जो कंडक्टिविटी या जिसकी सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है वो मानी जाती है सिल्वर की। सिल्वर ले लेता हूं दो एग्जांपल, एक मैं कॉपर ले लेता हूं और दूसरा एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, इतने काफ़ी हैं आपके लिए मेटल। तो इसकी रेसिस्टिविटी जो होती है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 ओम मीटर, इसकी 1.69 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 ओम इंटू मीटर, और उसकी 2.63 इंटू 10 की पावर 8 ओम मीटर होती है। क्लियर बात इतनी। अब इसमें देखो बच्चों, आपने सुने होंगे अलॉय। क्या अलॉय, ये आपको पता है क्या होते हैं, इट्स द मिक्सचर ऑफ मेटल। ठीक है बच्चों, जैसे एलॉय में अगर आपने देखा जाए तो आपने मैग्नीन सुना होगा, आपने कॉन्स्टेंटन सुना होगा और आपने नाइक्रोम, तीन आपके होते हैं। एक हो गया मैग्नीन, दूसरा हो गया कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम। अगर देखा जाए तो मैग्नीन की लगभग 44 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर, 49 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर, और इसकी 110 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर होती है। जो अलॉय होती हैं उनकी रेसिस्टिविटी किससे ज़्यादा होती है, मेटल से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे मैग्नीन की बात करते हैं तो देखो भाई, मैग्नीन जो है वो किसका मिक्सचर होता है, ये आपका कॉपर, ये आपका निकल, और बच्चों ये आपका मैग्नीज, ये होता है। मैग्नीज, निकल और कॉपर का क्या है बच्चों, मिक्सचर है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी जो क्या नाम रेसिस्टिविटी है वो अगर कॉपर से कंपेयर की जाए तो लगभग 25 टाइम्स ज़्यादा होती है। कितनी बच्चों, लगभग 25 टाइम्स आपको दिखाई देगी। क्लियर है बात इतनी। और इनकी भी जो रेसिस्टिविटी होती है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि इनकी रेसिस्टिविटी इनसे क्या है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा है इसका भी अभी मैं यूज़ बताने जा रहा हूँ। तो इतनी बात क्लियर होगी, जो मेटल है उनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, कम, जबकि जो अलॉय होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी इनसे क्या होती है, ज़्यादा। अब अगर बात करें सेमीकंडक्टर की बच्चों, तो सेमीकंडक्टर में जो मेनली आपके होते हैं, जैसे होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो जर्मेनियम की 0.67 ओम मीटर और इसकी 2300 ओम मीटर होती है। ठीक है, ये हमारी सेमीकंडक्टर की, यानी कि हम ये कह सकते हैं कंडक्टर से ज़्यादा किसकी है, सेमीकंडक्टर की। और अगर इंसुलेटर की बात करें तो बच्चों इंसुलेटर में अगर आप देखोगे तो कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्लास एक इंसुलेटर, कौन है, ग्लास। तो ग्लास की लगभग 10 की पावर 10 टू 10 की पावर 14 ओम मीटर है। अगर आप पेपर की बात करो तो उसकी भी लगभग 10 की पावर 12 ओम मीटर है। क्लियर है बात इतनी। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, डायमंड की, तो बच्चों उसकी भी लगभग 10 टू पावर 12 टू 10 टू पावर 13 ओम मीटर होती है।
ठीक है बच्चों। और अगर बात करते हैं रबर की तो बच्चों उसकी भी बहुत ज़्यादा है, 13 to 16 ओम मीटर के आसपास। क्लियर है बात इतनी? तो आपको बस ये मैंने इसलिए बताया कि आप देखो कि कंडक्टर से यानी कि मेटल से ज़्यादा किसकी है, अलॉय की, अलॉय से ज़्यादा किसकी है, सेमीकंडक्टर की, और सेमीकंडक्टर से ज़्यादा किसकी है, इंसुलेटर की। क्लियर है बात इतनी? तो जो हमारी कंडक्टिविटी है वो किसकी सबसे ज़्यादा किसकी होगी बच्चों, इंसुलेटर। और इंसुलेटर के उसके बाद किसकी होगी, इंसुलेटर के बाद होगी सेमीकंडक्टर की, और सेमीकंडक्टर से हो गई किसकी, अलॉय, और उससे हो गई मेटल। क्लियर है इतनी बात? यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब अगर आपसे कोई बात करता है कि किसी की रेसिस्टिविटी इतनी है तो इसका मतलब क्या है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक सिल्वर वायर है और उस सिल्वर वायर की रेसिस्टिविटी इतनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सिल्वर का एक वायर लूं जिसकी लेंथ अगर 1 मीटर है और उसका एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो मैं ये कह सकता हूं कि उसका रेजिस्टेंस इतना होगा। कह सकता हूं कि अगर मैं एक सिल्वर का वायर लेता हूं, उसकी लेंथ अगर 1 मीटर, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर लूं तो उसका रेजिस्टेंस इतना होगा। क्लियर है? तो रेसिस्टिविटी का सिंपल सा दिमाग में आना चाहिए कि एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है जो उसकी रेसिस्टिंग पावर को क्या करती है, मेजर करती है, उसे बच्चों बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसको नोट करें। फिर मैं देखता हूं कि जो ये हमारे अलॉय हैं, इन अलॉय का हम क्या नाम, इसका हम जो हमारी रेसिस्टिविटी है इनसे ज़्यादा है तो इसका हम क्या यूज़ कर पा रहे हैं, फटाफट लिखें। तो बच्चों जो हमारे अलॉय हैं उन अलॉय की जो रेसिस्टिविटी है वो क्या है, मेटल से ज़्यादा है। इतनी बात मैंने आपको बताई कि जो भी हमारे अलॉय हैं उनकी रेसिस्टिविटी किससे ज़्यादा है बच्चों, मेटल से। अब इनका ऐसे यूज़ क्या है, तो अगर आपको देखो तो आपके घरों में हीटर, गीज़र या इलेक्ट्रिक केतली जो होती हैं जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हो, या फिर आप कह सकते हो टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है बच्चों, जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इलेक्ट्रिक आयरन की, या मैं बात कर रहा हूँ किसकी बच्चों, टोस्टर की, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे गीज़र हो सकता है, हीटर हो सकता है। इनके जो वायर वो होते हैं, जो फिलामेंट्स होते हैं, वो इनके नहीं बनाए जाते मेटल के, किसके बनाए जाते हैं बच्चों, अलॉय के। जैसे मैं आप बात कर रहा हूँ किसकी, केटल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे होती है वो, ये उसका हीटिंग रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, कुछ मान लो ऐसे है। क्लियर है बात इतनी? अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये किसका बनाया गया है, अलॉय का। उसका रीजन क्या है? देखो रीजन सबसे बड़ा है रेसिस्टिविटी का ज्यादा होना। अगर इसकी रेसिस्टिविटी मेटल से ज्यादा है तो उसका फायदा क्या है, उसका फायदा क्या है बच्चों, उसका फायदा सबसे बड़ा है कि ये क्या करते हैं, गर्म हो जाते हैं, मेल्ट नहीं होते। इनकी जो होती है हाई रेसिस्टिविटी होती है। जैसे ये किसके बनाया हुआ है, नाइक्रोम का, मान लो ये नाइक्रोम का है। तो इसकी दो चीजें मेन है, पहला कि इसकी हाई रेसिस्टिविटी है, क्या है, हाई रेसिस्टिविटी। अब हाई रेसिस्टिविटी होगी तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का क्या करेगा, ज्यादा अपोज करेगा ये चीज। अब हमारे पास जो नाइक्रोम होता है तो वो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, नहीं बर्न नहीं हो पाते, इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये बर्न नहीं हो पाते। अगर और कोई मेटल होती तो वो बर्न कर जाती। तो मैंने बताया कि अगर हमारे जितने भी नाम हीटर हो गए, गीजर हो गए, या क्या नाम इलेक्ट्रिक आयरन हो गए, तो इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं, जो यानी कि हीटिंग सब्सटेंस होते हैं, वो बनाए जाते हैं अलॉय के। उसका रीजन है उनकी रेसिस्टिविटी का हाई होना। रेसिस्टिविटी बच्चों अगर हाई होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ज्यादा गर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हाई रेसिस्टिविटी से क्या होंगे, वेरी हॉट, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आपको हीट प्रोवाइड करते हैं बिना मेल्ट हुए, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, बर्न नहीं होते। क्लियर है इतनी बात? तो ये इसका एक आप तरह से एप्लीकेशन भी बोल सकते हो किसका, अलॉय का। क्लियर है इतनी बात? तो आप फटाफट इसको लिखें। अब देखो बच्चों इस रेसिस्टिविटी पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फटाफट इसको आप लिखें। देखो न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आते हैं इस रेसिस्टिविटी के ऊपर, और आपको दिमाग में रेसिस्टिविटी जब भी आए तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से इसके क्वेश्चनों को कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन कहता हूं कि अगर एक
वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम दिया हुआ है, ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, क्या दिया हुआ 6 ओम, ठीक है। और इसकी ये पूछा जाए कि अगर मैं इसे फोल्ड कर दूं, इसकी लेंथ को क्या कर दूं, हाफ कर दूं, लेंथ को क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, और आपसे पूछा जाए अब बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा और रेसिस्टिविटी क्या होगी। आपसे क्या पूछा गया बच्चों, रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस क्या है, और आपसे पूछा गया है रेसिस्टिविटी क्या होगी। क्लियर बात इतनी। तो मैंने आपको बताया था अभी कि आप किसी भी वायर को कितना भी कर लो, उसे फोल्ड कर लो, उसे खींच के लंबा कर दो, कुछ भी कर लो, उसकी रेसिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम रेसिस्टिविटी का तो आंसर कह सकते हैं कि सीधा सीधा कि रेसिस्टिविटी रिमेन सेम। कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी रिमेन्स सेम। क्लियर बात। तो क्या बताया मैंने कि जो हमारी रेसिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होती जब तक कि टेम्परेचर और मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो रेजिस्टेंस को देखो यहां से R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है। अगर मैं इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो जो एरिया इनटू लेंथ होता है बच्चों वो होता है वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। और ये हो गया L स्क्वायर। अब देखो रो क्या है, कांस्टेंट, ये तो बदलेगा नहीं। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, ये भी नहीं बदलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। हाँ या ना, R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो जब कभी भी आए क्वेश्चन कि L1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर, जब कभी भी आए कि भाई उस वायर को फोल्ड कर दिया गया है, उसकी लेंथ 1/3 हो गई है, 1/4 हो गई है, कितनी भी हो गई है, या खींच के लंबा कर दिया गया है, फटाफट से मारो मुंह पे फेंक के क्वेश्चन पे, तुरंत आपका क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें देखो पहले रेजिस्टेंस कितना था बच्चों, 6 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो लेंथ थी पहले वो L थी और अब कितनी हो गई, आधी हो गई, L/2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो 6 अपॉन R2 L स्क्वायर बाय 4, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो 6 अपॉन R2, तो बच्चों R2 हो गया 6/4 मतलब 1.5 ओम। क्लियर है बात इतनी। यानी कि अगर हम कभी भी वायर को कितने भी टाइम्स करें आप उससे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत। फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है कि एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ क्या है 2 मीटर। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन है तो जो चीज आपको गिवन है बच्चों उसे जरूर लिख लो। क्या क्या है, सबसे पहले देखो लेंथ है 2 मीटर। क्लियर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। एज रेजिस्टेंस है 2 × 10⁻⁻2 ओम। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी, यहां पर लिख देना रेसिस्टिविटी क्या निकालनी है बच्चों, रेसिस्टिव। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर। ठीक है बच्चों, आपके पास रेसिस्टिविटी अभी फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। क्लियर है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R A अपॉन L। क्लियर है। तो हमें लेंथ है, एरिया है, रेजिस्टेंस है, हमें क्या निकालना है बच्चों, रेसिस्टिविटी। तो 2 × 10⁻⁻2 1.7 × 10⁻⁻6 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल। क्या आ गया बच्चों, 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर है। यूनिट का ध्यान रखें। देखो अगर यूनिट आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, फटाफट इसे नोट करें, फिर देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, क्या कह रहा है। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो जो चीज गिवन है पहले आप उसको लिख लो। क्या कह रहा है, कॉपर वायर हैज अ डायमीटर, हमें डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm, तो जो रेडियस होगी वो 0.5/2 यानी कि 0.25 mm। इसे आप मीटर में चेंज कर लो, 10⁻³ मीटर। क्लियर है।
ओके, रेसिस्टिविटी हमें दी हुई है, रो है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। क्लियर है? अब क्या पूछता है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना बच्चों? 10 ओम। क्लियर है? ओके, हमारे पास एक ही फॉर्मूला। तो पहले देखो एरिया में निकाल देता हूं। एरिया बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7, रेडियस है 0.25, 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो आपके पास रेजिस्टेंस है, एरिया है, रो आपको दी हुई है, आपसे क्या पूछिए? लेंथ। ओके, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो L इज इक्वल टू आ गया R A अपॉन रो। क्लियर है? वैल्यू रख दीजिए, रेजिस्टेंस की 10 और एरिया बच्चों 22/7, 0.25 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, और रो बच्चों है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। क्लियर है? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आता है बच्चों 122.7 मीटर। क्लियर है बात इतनी? तो हमारे पास क्या निकल गई? लेंथ। ओके, अब क्या कह रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ इट्स डायमीटर इज डबल। डायमीटर को क्या कर दिया? डबल। ओके, अब देखो डायमीटर को अगर डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगी। और आप ध्यान से देखो, आर, रो और एल तो कांस्टेंट हैं, तो मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं क्या, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया लिख सकते हैं। यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A2 अपॉन A1। क्लियर है? हमारे पास अब रेजिस्टेंस कितना था बच्चों? पहले 10 ओम। क्लियर? अब एरिया की बात करें तो पाई, डायमीटर को डबल कर दिया तो रेडियस भी डबल हो गई, 2R का स्क्वायर और पाई R स्क्वायर, तो 10 अपॉन R2। अब देखो 2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो गया? 4। क्लियर है? तो हमारे पास जो R2 हो जाएगी बच्चों वो 10/4 मतलब 2.5 ओम हो जाएगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत इसमें? तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो गया ओरिजिनल रेजिस्टेंस का। यहाँ तक क्लियर? दोनों क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं, फटाफट नोट करें, फिर देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों हम देख रहे हैं। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेडियस रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है। 2017 ये 2017 बोर्ड में आया था बच्चों। हमें देखो लेंथ हमें दी हुई है 1 मीटर, रेडियस हमें दी हुई है 0.01 सेंटीमीटर, तो बच्चों इसे मीटर में चेंज कर लो, और रेजिस्टेंस आपका है 20 ओम। तो हमारे पास था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। क्लियर है? हमसे क्या पूछेगी? रेसिस्टिविटी। तो R A अपॉन L, तो एरिया को आप लिख सकते हो पाई R स्क्वायर अपॉन L। आप रेजिस्टेंस की वैल्यू रखो 20, पाई की वैल्यू रखो 22/7, ये आपके पास है 0.1 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, और लेंथ बच्चों आपके पास है कितनी? 1। क्लियर है इतनी बात? तो हमारे पास पूरे को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग बच्चों, अब देखो 22/7 को आप क्या लिख सकते हो? 3.14। अब देखो 2 ये है और 2 ये, 4 और 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा -8। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपल 6.28 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर आएगी। क्लियर है इतनी बात? सिंपल है, फॉर्मूला लगाया फटाफट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है? लेंथ है 50 सेंटीमीटर। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब देखो बच्चों ये mm स्क्वायर में है, इसे आप चेंज अगर करोगे मीटर स्क्वायर में तो 10 की पावर -6, क्योंकि आपको पता है 1 mm इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर, और रेसिस्टिविटी आपके पास है 5 इंटू 10 की पावर -8। आपसे पूछा गया है बच्चों रेजिस्टेंस, फॉर्मूला अपना वही R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो 5 इंटू 10 की पावर -8, 50 इंटू 10 की पावर -2,
और कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 10 की पावर -6। क्लियर है? देखो पावर तो -6 और 2 8 तो इसी की हो गई, ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया 250 यानी कि 2.5 ओम सिंपल। क्लियर है बात इतनी? तो ये कितने आसान से क्वेश्चंस थे। तो बच्चों इस क्लास में हमने देखा रेसिस्टिविटी के बारे में, उस पर कुछ न्यूमेरिकल किए। इस बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।